सूरज की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। बेजारियत से करवट बदलते हुए चेहरे के सामने हाथ किया। तभी उड़ता हुआ कुछ सीधा उसके मुंह पर लगा। वो भौंकला कर उठी। शिट! तेरी तो। वो पास पड़े बेड पर गोल कागज को देखती दांत पीस गई। उससे घूरते हुए खिड़की को कागज खोला तो उसमें से पत्थर बाहर गिरा। ठरकी कहीं का। गुड मॉर्निंग। पूरे कागज पर बड़े अल्फाज में यही बस लिखा था। मुस्कान का दिमाग घूम उठा। अब उनकी नींद हराम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उतान कचकचाती खिड़की के पास आई और नीचे देखा तो आज भी वो वहीं खड़ा था। उसे देखते ही बड़ी ही मुस्कुराहट पास की। जूलियट, मेरी जूलियट, गुड मॉर्निंग। वो नीचे खड़ा उसे देखते ही दिल पर हाथ रखकर खुशी से बोला, जबकि उसके पीछे ही उसका रेस्टोरेंट था और खुद उसके सामने मौजूद था। मुस्कान के लिए शौक की भी ये बात थी कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि वो आई है। हालांकि वो उससे काफ़ी छुप कर घूम रही थी। वो अंदर गई और कॉपी पेन उठा लाई। सबसे पहले रोमियो, अपन तुम्हारी जूलियट नहीं। दूसरी बात, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? उससे पत्थर अंदर डालकर उसके मुंह का निशाना लेते फेंका। पर वो चालाक बंदा क्या कम था कि उसकी खाए। रोमियो ने पढ़ते ही उसकी तरफ दान दिखाए। भला रोमियो से उसकी जूलियट छुप सकती है? सालों इंतजार करना पड़ता है, तभी जाकर तुम्हारे ही मुबारक बूथा देखने को मिलता है। जूलियट, मेरे दर्द को समझ सकती हो। वो वहीं आते जाते लोगों के बीच नीचे बैठ गया और साथ लाई कॉपी पेन से लिखने लगा। तब तक मुस्कान खिड़की पर बाजू टिकाए आसपास के माहौल को देख रही थी। वो इस वक्त स्पेन की एक खूबसूरत पुरसुकून बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद थी, जबकि वो नीचे अपने रेस्टोरेंट के आगे बैठा उससे अब बातें करने लगा था। बॉल नुमा खत उड़ता हुआ आया, जिसे एकदम कैच कर लिया और पढ़ते अब रोज का ही, तुम्हारा दर्द मेरी जूती। पर एक बात सुनो, मेरी शादी हो गई है। वो पढ़कर साकित हो गया कि मुस्कान को दूसरा लेटर लिखकर उसमें कमले से मिट्टी निकाल कर कागज में डालते मैसेज फेंकना पड़ा। रोमी ने कुछ भी कहे बगैर सिल्वर ग्रे आंखों से घूरते हुए कॉल मिलाई, जिसे मुस्कान ने बेसारियत से पिक किया। क्या हुआ है तुम्हें? मैं सदमे में हूँ। वो बुत बना बैठा बोला। उसे हंसी आ गई, पर रूम में मौजूद बेचैनी से वो सीरियस ही रही। मर तो नहीं गए? उससे ताज्जुब से पूछा। रोमियो ने कंधे उचकाए। अब ऐसा भी नहीं। देख रहा हूँ रोमियो के बाद शाहजहां बनूं या रांझा बनूं। एक हाथ पीछे टिकाए वो मुस्कुराता उसे देखता बोला, जिसकी सुनहरी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। कसम से बड़ा सदमा लगा है। तुम्हें मैंने अपने बच्चों की अम्मा के लिए सेव किया था। सोचा था एक किडनैपर की बीवी ऐसी होनी चाहिए, पर जालिम, तूने जिगर जला डाला। वो धाई देता बोला। मुस्कान खामोशी से बकवास सुनती रही। तुम्हें मालूम है, मैं साइड से पूछने ही वाली थी कि ये अफवाह किडनैपर की फैल रही है, ये सच है कि झूठ। पर तुम्हारी ये मनूस बेगैरती वाली शक्ल देखकर मुझे अब यकीन हो गया है कि ऐसी बेगारती तुम भी कर सकते हो। वो दांत पर दांत जमाए बोली। रोमियो ने कहका लगाया। खुद को क्यों जलाती हो जाना? वैसे पराई बीवी पर लाइन मारना भी एक कला है। उससे आंख मारते हुए कहा और सीधा नीचे लेट गया। और पराई बीवी जब मुंह पर जूते थोपती है तब? वो तमस्सुर से बोली। रोमियो ने उससे गिल से झांकती हील्स को देखा। अस्तगफिरुल्लाह, एक तो ये लड़की पाकिस्तानी होकर कैसे पहन लेती है। वो सोचकर झुर्झुरी ले उठा। तुम तो मेरी बहन हो यार, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा बताओ, किससे शादी की है? कौन है वो बदनसीब जिसका नसीब फूटा है तुमसे? वो मुस्कुराहट दबाता चॉकलेट मुंह में डालते पूछने लगा। आसपास गुजरते लोग उसे सरसरी सा देख रहे थे, जबकि वो कभी कभार गोरी टांगों को देख लेता, फिर सामने देखने लगता। एसपी, एसएसपी बुरहान अलवी। वो बुड़बुड़ाई। उसके नाम पर धड़कने धड़क उठी। लबों पर खुद ब खुद तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। अब क्या हुआ? दूसरी तरफ फिर खामोशी देखकर वो चिल्लाई। सदमा लगा है। वो चॉकलेट खाता लड़कियों की टांगे कमर को देखता बोला, ये कौन सा सदमा है? वो गुस्से से बोली। वो हंसा। स्पेन में उसकी दोस्ती सिर्फ रोमियो से ही रही थी, जो कि पेशे से किडनैपर था, और ये इत्तेफाक था कि उसकी किडनैपिंग सिर्फ बड़े लोगों तक रहती थी, और वो भी पाकिस्तान या इंडिया के। रोमियो तो उससे फर्स्ट टाइम उसे देखते अपना नाम रखा था, जबकि उसका नाम जूलियट। पर आज इन ख्वाबों पर भी ओस पड़ गई, क्योंकि वो हील से घबराकर बहन बना चुका था उसे। असल में तो दुनिया उसे किडनैपर से जानती थी, जिसका नाम किडनैपर, काम किडनैपिंग, बैकग्राउंड किडनैप था। ये एक अल्लाह की अजीब मखलूक थी जो यहाँ पाई जाती थी। ये रोमियो वाला सदमा है। वैसे क्या ख्याल है, कहीं लॉन्ग ड्राइव? आज मैं फारिग हूँ। उससे मायने हेसी से देखते पूछा। मुस्कान ने एक अदा से मदद मुस्कुराकर अब्रू उठाई।
आह जालिम, क्या अदाएं हैं, मार डाला रे बाबा। दोनों हाथों में सीना थामे वो कर आया। आर यू ओके? एक लड़की परेशान उसकी हालत पर बोली। रमू ने नफी में सर हिलाया। तुम नहीं समझ सकती गौरी मेरे दुख को। इस लड़की ने मुझे छोड़कर एक पुलिस वाले को चुना है। बकवास न करो, तुमने अभी मेरे को बहन कहा है, वो बोल रही। रोमियो उसकी सुर्ख रंगत देखकर कैखा लगा उठा। तुम्हें बहन बनाया है, एसपी की बीवी को तो नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, बड़ा कर्ज है एसपी पर। इज्जत से काम चल रहा था, ये पाबंदियां लगाकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। वो अपने रेस्टोरेंट को देखता बोला। अच्छा, इतने दिन किसी को किडनैप नहीं किया, इससे तबीयत खराब हो रही है, वो तंसिया बोली। रोमियो हंस पड़ा। ऐसे ही तो नहीं हो मेरी मंजूर नज़र। बंदरिया जैसा दिमाग पाया है, कसम से किडनैपर लेडी बॉस का फैन है। उस लड़की को जाने का इशारा देता वो बाहें फैलाकर बोला। मुस्कान नागवारियत से मुड़ी और अंदर चली गई फ्रेश होने। मेरी जूते की एड़ी थोड़ी मोटी है, बोली और अपने कपड़े निकाले। कलाई में बंधी घड़ी को देखती वो जल्दी से रेडी होने लगी। मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया, जबकि बाहर रोड पर पड़ा आती जाती गाड़ियों लोगों के बीच अब उसका इंतजार करता मुसलसल चॉकलेट खा रहा था। ये दोनों की एक बात थी, एक बबल खाती थी जबकि रोमियो चॉकलेट। खुद लेडी बॉस थी तो वो किडनैपर। तुम जिस बंदे को ढूंढ रही हो कल से, वो माँ बदौलत को मालूम है कहाँ पाया जाता है। उससे अपनी जीरक निगाहों से आशनाई दी और उसे सदमे में छोड़कर कॉल डिस्कनेक्ट करता कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ, जबकि दूसरी तरफ उसकी कॉल काटने पर मुस्कान उस चालाक लोमड़ पर लानत फेंकने लगी और मतलब समझती जल्दी से तैयार होकर कोट पहनती, बेल्ट में गन लगाए, हाथों पर ग्लव्स, लॉन्ग लंबी एड़ी वाले बूट्स पहनती। वो अपने फ्लैट को लॉक करके लिफ्ट में दाखिल हुई। कहाँ है वो कमीना? एक से बढ़कर एक। वेटर की ट्रे से जूस देती वो टक टक की आवाज़ के साथ अंदर आई। आज उससे कैप पहन रखी थी, जबकि पीछे सुनहरी बाल खुले पड़े थे। उससे अभी जूस का ग्लास मुंह से हटाया था कि सामने बाइक पर बैठा उसे दिखाई दिया। वो उससे के देखते ही मुस्कुराहट पास की और कीज उसकी तरफ फेंकी, जिसे उसने भागते था वहाँ कि रोमियो कहका लगा उठा। उसके सामने धुआं छोड़कर भागने पर मुस्कान अपना कोट झटकती बाइक पर बैठी और खीस घुमाकर किक लगाई। बबल चबाते उससे क्लच पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता रेस से रही। कुछ ही देर में खुद वहाँ से धुआं छोड़ती फिजा में तेज बाइक की आवाज़ छोड़ती फिजाओं से बातें करने लगी कि आंखों पर लगे स्याह ग्लासेस, सर पर पहनी टोपी और उड़ते उसके सुनहरी बाल कई नसों को साकित कर दी गई। उसे दूर रोड पर रोमियो की बाईं साइड टर्न मोड़ तले झलक दिखाई दी और खुद उससे रेस से थे जहाज़ी सी रफ्तार पकड़ ली। वो जानती थी वो यहाँ रहता है और हर किसी की इन्फॉर्मेशन रखता है। उसे भी कुछ तंग करने के बाद दे देगा उस आदमी का पता। सुबह दिल घबराने से उससे नमाज पढ़कर आरिफ से बात की थी, जो कि कुछ परेशान तो लग रहा था पर उसे अच्छी तरह मुतमईन कर लिया था। पर वो मिस्सी क्या जो खतरे की बू न सूंघ से। वो जान चुकी थी कि कुछ है जो उसका भाई उससे छुपा रहा है और वो जल्द अज जल्द ये काम खत्म करके वहाँ पहुँचना चाहती। पर पहला ये काम, क्योंकि यहाँ मौजूद दरिंदा पाकिस्तान का गद्दार था, वो मासूम फूल को नोच कर यहाँ आया था। रोमियो का विंकिंग ऑफर देखकर वो मुस्कुराती वाई नॉट फेंकती, टायर उठाए आगे को झुकाई और एक मखसूस आवाज़ के साथ उसके मुंह पर धुआं छोड़ दी। रेसिंग बाइक उड़ाती वहाँ से निकली। वो सटपटा गया। आदमी का मुझे बताना है ये इसे। उससे सोचा और कंधे उचकाकर उसके पीछे भागा। तुम रुक नहीं सकती यहाँ। वो उसके बराबर आता बोला। मिस्सी ने गर्दन टेढ़ी करके उसे देखा और बाइक को रेस दी। नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वामी को बिगाड़ नहीं सकती, अपनी बेटी बच्चे से दूर नहीं रह सकती। वो कंधे उचकाकर बोलती आगे निकल गई, पर दूसरे पल उससे ब्रेक लगानी पड़ी जब ढाक की आवाज़ निकली और वो घसीटता हुआ आगे निकला। अब क्या हुआ है? बदमज़ा होती वो बोली और गाड़ी स्टार्ट की। सदमा लगा है। वो बाइक के साथ ढेर पड़ा बोला। उसे यकीन नहीं आया कि उससे बच्चे भी पैदा कर लिए और रोमियो जूलियट की वफाई में वहीं सड़ता बैठा रहा। मरे रहो यहीं, वैसे रास्ता दिखाने का शुक्रिया, वो कहकर नीचे जेब से गिरे उसके चॉकलेट उठाती वहाँ से उंगलियों का सलाम करती निकली। तुम ठीक हो? आरिफ घबराया दाद की हालत पर उसके पास पहुंचा। यार ठीक हूँ। साहिर कहाँ है? सुर्ख स्याह आंखें उस पर टिकाए सर लहजे में पूछा। वो चला गया। आरिफ ने सिम्मी की भीगी आंखें देखते कहा। अलिफ चौंका। कहाँ चला गया? और नासमझी से पूछा। साथ ही सीढ़ियों की तरफ खड़ा बात लेने के लिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुदा खुदा करके वहाँ से निकल पाया था। उसका इरादा अपने माँ बाप के पास जाकर उनकी गलतफहमी दूर करने का था। वो जानता था उसका बाप उससे गलत नहीं समझेगा,
क्योंकि उसका बाप जानता था अलीफ कभी गलत नहीं कर सकता। वो अपनी माँ की गलतफहमी दूर करना चाहता था कि कहीं उन्हें अपनी ममता या तरबियत पर दुख ना हो। वो उन्हें जाकर बताना चाहता था कि अलीफ कोई गुंडा नहीं, उनका अपना दाद मुल्क का मुहाफिज है। बात सिर्फ ये है कि उनकी ये शख्सियत गहरा होती खुद से ही। पर वो पहले साइड से बात करना चाहता था कि क्या सोचा है बुरहान का। उसका भाई ईमानदार है, वो अब तक चेक कर चुके हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं कि उन्हें बुरहान अलवी का भी साथ मिल जाए। उसके रूम में बंद होने पर आरिफ ने बेबसी से सिमी को देखा, जो हिचकियाँ भर रही थी। आरिफ, मेरा भाई, मेरी शहजादी, वो मुझे बचाने के लिए अपनी शहजादी खो गया, उसे सिसक कर कहा। आरिफ ने उसके सर पर हाथ रखे नफ़ी में सर हिलाया। बच्ची मत बने सिम्मी जी, हौसला रखें। ये भी मत भूलें कि आपकी वजह से उन्हें शहजादी मिली है। अगर आलम को अपनी बीवी के लिए गैर ज़मान से डर होता तब तक वो पाकिस्तान हिला चुका होता। उसे मालूम है ये औरतों को इस्तेमाल करने वाले मर्द का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। देखा नहीं, सबको भगा दिया। अलीफ बुरहान सबको सामने से हटाकर फिर आया है, क्योंकि वो उनमें से किसी के सामने भी आया तो सीधा साहिर की गिरफ्त में आएगा। इसलिए ही उससे ऐसा बुज़दिलों वाला खेल खेला है। उसका हाथ थामकर समझा रहा था, जबकि पीछे सुर्ख आंखों से खड़े अलीफ के चेहरे पर सख्ती पत्थरों की तरह छाई थी। मतलब, मैं समझा नहीं। तुमने बताया नहीं आलम कहाँ है? सिस्टम पर उसकी पूरी रात और दिन की गायबी शो हो रही है, क्यों? वो आरिफ के सामने खड़ा बोला। तुम ऐसे सर्द होकर बात क्यों कर रहे हो? आरिफ ने अबरू उठाकर पूछा। हालांकि गलती उसे ही की थी कि उसे घड़ी उतारनी ही नहीं चाहिए थी, और अब उनसे गुस्सा हो रहा था। तुम जवाब दे रहे हो? उससे चिताकर कहा और उसके सवालों को नज़रअंदाज कर दिया। सिम्मी जी, आप जाएं, खाना खाएं, मैं आता हूँ। वो मुस्कुराया और आगे ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि मुठियां भींचे सपाट चेहरे के साथ अलीफ उसके पीछे गया। उस साकित पत्थर का बुत बना ऑफिस में दीवार की एलईडी पर चलती रात की न्यूज़ देख रहा था, जो अब भी वक्फे वक्फे से दिखा रहे थे दुल्हन की तरह सजे अलवी विला, जो बड़की कुमकुमों से दाद ने अपने हाथों से दोस्तों के साथ मिलकर सजाया था। बड़े अरमानों से उन अरमानों की जगह वहाँ लाशें निकाली जा रही थीं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कल रात होने वाले एसपी बुरहान अलवी के घर पर दहशतगर्दों के अटैक से न सिर्फ कई जवान शहीद मुकाबलाबाजी में शहीद हुए, बल्कि मशहूर बिजनेस टाइकॉन कमाल अलवी, उनकी बेगम, साथ दोनों बहनों की बी अम्मा, उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। न्यूज़ एंकर तेज तेज बोलती साथ दिल दिला देने वाला मंजर भी दिखाई जा रही थी। लोगों में पहले खौफ व हरास, दहशतगर्दों का दोनों बहनों को ले जाना। अलिफ ने आरिफ की तरफ हैरान नजरों से देखा। ये किसका घर है आरिफ? उसके अल्फाज उसे कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि क्या बोल रहा है। अलिफ, आरिफ ने अफसोस करते उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। वो बिदक कर पीछे हुआ। मुझे बताओ ये किसका घर है? किसके घर से माँ बाप की लाशें उठ रही हैं? किसकी बीवी लापता है? किसकी गुड़िया फिर अजाब में चली गई? मुझे जवाब दो गजल। वो गुर्रा कर उससे कॉलर पकड़कर आपे से बाहर हो गया। तुम्हारे तुम्हारे घर का है ये हाल? गहरा सांस भरते उसके हाथ झटक कर उसे तलही से कहा। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा घर कैसे हो सकता है? वो चिल्ला उठा कि बाहर मौजूद सिमी भी सहम गई। अलिफ, होश में आओ, तुम्हारा ही घर है। कंधे से पकड़कर झंझोड़ते वो गुर्राया कि विपरीत जख्मी शेर की तरह गरम गरम तेज सांसें लेता लहूलुहान आंखों से उसे देखने लगा। अगर ये मेरा घर है तो मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरी बोनी कहाँ है? मेरी गुड़िया कहाँ है? कहाँ है वो ढोल जश्न लोग? ये लहूल खान क्यों है? लाशें क्यों निकल रही हैं शादी वाले घर से? वो एक के बाद दूसरी चीज उठाए एलईडी पर मारता खूनखार बना ढाल रहा था। क्योंकि अलीफ साहब ने गलती की है। उसकी एक छोटी सी गलती उसकी दुनिया बर्बाद कर गई। तुम जानते थे तुम्हारी ज़रा सी गलती तुम्हारी दुनिया तबाह कर सकती थी, पर तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वो कर दिखाया जो एक एजेंट कभी नहीं कर सकता था। कभी कोई सीक्रेट एजेंट भरोसा नहीं करता किसी पर, ना ही खुद पर तुमने अंधा एतमाद किया और ठोकर खाई। पर याद रखना, इसमें गलती नूरुलैन की नहीं है। उससे जो किया एक फ़ख्र की बात थी कि उसने अपने शोहर को भी ना देखते मुल्क का गद्दार समझते उसे फांसी तक पहुंचाना चाहा। तुम्हें उस पर फ़ख्र होना चाहिए, पर वो मासूम थी, ना समझ। तुम्हें उसके सामने आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आए तो उसका शक देखकर हकीकत बता देनी चाहिए थी। अगर हो सकता तो उस पर नज़र रख लेते। आरिफ आहिस्ता से उसे समझा रहा था, जबकि अलिफ लब भींचे आंखें दर्द से मेचे सुख चेहरे के साथ नीचे बैठा था। तबाह हो गया अरब, सब कुछ छिन गया मुझसे। वो मेरी माँ, मेरा बाप,
सब चले गए, भी अम्मा भी चली गई आरिफ, सब खत्म हो गया। वो सिसकता हुआ बोला। मेरा सजा सवरा घर मातम में बदल गया और उसे बदलने वाली सिर्फ वही थी, वही नूरुलैन थी जिसे मैं खुद से ज़्यादा चाहता था। उस पर मैंने आंख बंद करके यकीन किया, उसे मैंने अपनी सांसों से ज़्यादा चाहा। उसकी ज़रा सी तकलीफ पर मैं खुद तड़प जाता था। उससे क्या किया गज़ल, ना सिर्फ एक वार में दाद को मार दिया बल्कि अलिफ को भी रेजा रेजा कर दिया। क्यों, कहाँ कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? तुम कहते हो कि उसने वतन के लिए किया, हैवान को फांसी दिलाने के लिए किया। नहीं, उससे सब मुझे बर्बाद करने के लिए किया। उसने अलिफ को सिर्फ धोखे की इतनी बुरी सजा दी। मैंने उसे कहा था सिर्फ कुछ वक्त दो मुझे, लम्हात का फासला रहा था। अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे अरमानों, मेरी मोहब्बत का जनाजा उठाए मैं भाग रहा था। कैसी तकलीफ हुई थी जब मेरा भाई मुझ पर गोलियां चला रहा था। कैसी तकलीफ हुई थी जब पीछे अपने माँ बाप की अजियत को सोचता कि उनका बेटा हैवान है। वो बिभर कर लहू रंग आंखों से उसे देखता कर जा। उससे तबाह किया, ना सिर्फ अलवी को, दाद को भी मार दिया, ख़त्म कर लिया सब कुछ मैंने। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, तड़पा दूंगा, जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा उसकी। नफरत है ना उसे अलिफ से, हैवान है ना उसकी नज़रों में अलिफ, अब हैवान ही रहेगा। कभी माफ़ नहीं करूंगा उसे। उससे मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझसे मेरी बोनी छीन ली। मैं नूरुलैन को कभी माफ़ नहीं करूंगा। उससे मुझे बर्बाद किया है, अपने शक में उससे मेरे वजूद को कांच के टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। तोड़ूंगा उसे, ज़रा ज़रा बेनिशान कर दूंगा मैं उसे। वो सब कुछ ख़त्म कर गई आरिफ, किसी को नहीं छोड़ा मेरे लिए। वो न्यूज़ में देखा है अपने बाप का धुंधला चेहरा याद करता बेआवाज़ कालीन को देखता रोने लगा। आरिफ खामोश से उसे देखता रहा। आलम कहाँ है और कहर जमान कैसे पहुंचा मेरे घर? उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं या हम सब घर में नहीं हैं? एकदम उठकर वो सुर्ख आंखों से आरिफ को देखता सर लहजे में पूछने लगा। आरिफ कब से उसकी बदगुमानियां नूरुलैन के लिए सुन रहा था। उसके एकदम सामने आने पर गहरे सांस भरकर उसकी अजियत से चूर नजरों से आंखें फेर गया। आलम का कुछ मालूम नहीं वो कहाँ गया है। उसे जब यहाँ समिया के बारे में कॉल करके बुलाया गया तो उसे ठीक देखकर जब जा रहा था, रास्ते में ही उसकी गाड़ी पर अटैक हो गया और वो उनसे लड़ने के लिए उतरा था, पर वो भाग गए थे। अलबत्ता उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी और जब तक वो भागता वहाँ पहुँचा, जमान दोनों को लेकर जा चुका था। फिर वहाँ जब हम पहुँचे तब वो खामोश कमरे में खड़ा था। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल ने भी उसे समझाया कि हम किंग और जमान दोनों को जिंदा चाहिए, और उससे कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उससे कोई उम्मीद न रखे। शहरियार ऑफिस में दाखिल होता बोला। आरिफ और अलिफ दोनों उसके समेत पलटे। किसी को नहीं मालूम से क्या मुराद है? क्या वो अब हमारे साथ नहीं? दांत चौंक कर बोला। जाहिर है उससे सब हम पर छोड़ा था, और जब हमारी तरफ से चोट पड़ेगी तो क्या वो अब भी हमारे साथ काम करेगा? वो नूरुलैन की बात खोल कर गया कि उससे कुछ किया है, क्योंकि जाते हुए साहिर आलम ही उसके सबूत मिटा गया था। इससे वो समझ गया था कि वो उसकी नादानी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, खास करके दाद को। शायद तभी वो भी छुपा गया था कि जमान नूरुलैन से बात करता है या उससे कोई वॉइस भेजी थी साहिर को नूरुलैन के मोबाइल से जाते हुए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जमान को कैसे मालूम कि घर में हम नहीं, और ये उसका वक्त पर सबके ना होने पर अंदर कैसे आ गया? मतलब कोई तो घर में उससे मिला हुआ है जिससे उसे हर लम्हे से वाकफियत थी और साथ दिया इतना बड़ा कदम उठाने, सबसे खेलने पर। वरना इतने साल कितना करीब रहा बीच से, उसकी जुर्रत नहीं हुई उसे नुकसान पहुंचाने की। और अब दाद के सवाल की बौछार हो गई, जिससे शहरियार नसें चुरा गया। कैसे भूल गया था कि वो एजेंट है। ऐसा कुछ नहीं, उससे डबल गेम खेली है अलिफ। उसे नरमी से समझाना चाहा। नहीं, डबल गेम नहीं खेली गई शेर, यहाँ डबल खिलाई गई है। उसे डबल साथी मिला है, अपना ही कोई गद्दार, और मैं वो जान कर रहूँगा। उस गद्दार को अपने हाथों से सजा दूंगा। वो कहता वहां से दोनों की सुने बगैर निकल गया। ये पागल हो गया है, अपनी गलती नहीं देख रहा। इसे वार्न किया था मैंने कि घड़ी उठा ले, पर इसने वो नहीं संभाली। अब सारा कसूर उस पर डाल दिया है। आरिफ गुस्से से बोला। अभी उसके जख्म हरे हैं, उसका रिएक्शन नॉर्मल है। मैंने इससे कहीं बड़ा सोचा था, पर चलो अल्लाह का शुक्र है वो खुद को संभालना जानता है। शहरियार उससे कंधे पर हाथ रखे बोला। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है समिया का आरिफ। उससे कुछ सोच कर फिर तुम्हें उसकी रखवाली के लिए चुना है। एक भाई अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर गया है, उसकी ऐसे ही इज्जत करना जैसे उससे तुम्हारी इज्जत की। वो समझाने लगा। आरिफ हंस पड़ा। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिम्मी जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे मालूम है उसकी इज्जत कैसे करनी है। वो मेरी आंखों पर है, फिक्र मत करो। अच्छा, अब तुम लोग जा रहे हो? उससे बात बदली। हाँ, ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि साहिर को रोके, वो और दोनों को जिंदा लाए। वो बताकर लब भींच गया। अजीब खुदगर्जी है, जिंदा पकड़ने के लिए उन्होंने इस हद तक ला दिया उसे। उसकी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं। उन्होंने तो सच में इस पीस को समझ लिया है, पत्थर का वजूद है ना। अगर उनकी जिद ना होती किंग जमान को जिंदा पकड़ने की, तो आज वो जिंदा रहकर उसकी शहजादी पर फिर से अटैक न करते। वो गुस्से से बोला, शहरयार क्या कह सकता था। समिया को यकीन दिलाया कि साहिर को कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ यहाँ हैवानों के लिए जहन्नुम बनाए भेजा गया है। आग को आग नहीं जला सकती। पता नहीं कहाँ था सामान और कहाँ था साहिर। वो सोचते हुए आलम विलास से निकला। मैं नहीं खाऊंगी, सुना नहीं। वो हाथ मारकर रे को पीछे फेंकती चिल्लाई। सामान के साथ मौजूद उसके त्योनुमा आदमी ने घूर कर उसे देखा। चटाक चटाक। हमसे जबान चलाएगी, नहीं खाएगी। जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसके बालों को पकड़कर चेहरा ऊंचा करता उस पर दाड़ा कि उसकी हिचकियां निकल गईं, जबकि मुंह में खून का सायका खुल गया। इसे छोड़ दो, वो खाएगी, मत मारो। और सिसकती हुई सामान के हाथों से जबरदस्ती खाना खाती बोली। उसका पोर पोर सहम था। वो होश में आती चिल्लाई चीही थी, नतीजतन उसे ठोकरों पर रख दिया। बाल मुंह नोच कर उस पर जिताया कि वो कितनी बड़ी गलती कराई है। वो किसी किंग के पास जाने वाली है। रोने से शायद उसकी आंखों से निकला खून पूरी आंखों पलकों पर फैलकर जम गया था, जिससे ना वो देख पा रही थी, ना ही खुद का या अपनी बहन का बचाव कर पा रही थी, बल्कि उस हॉलनुमा रूम के कोने में सुकड़ी सिमटी सी वो और सामने उसकी बहन के बालों से पकड़े वो हैवान जबरदस्ती उसके मुंह में निवाले डालता उसकी सांसें रोक रहा था। ना जाने कितने घंटे रैश ड्राइविंग कमिश्नर की पूरी सपोर्ट के साथ वो अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के एक छोटे से घर में मौजूद थी। जब होश आया तो उससे चीखना चिल्लाना शुरू किया। अपनी बहन को खुद में छुपाना चाहा, पर उसके छोटे से नाजुक वजूद को ही लहू लुहान कर दिया गया। क्या वो मदम सांसें लेती नीचे पड़ी थी। चुप करके खाओ, कल हमारा निकाह है और मैं चाहता हूँ इसे किंग के पास भेजते ही हम यहाँ से निकाह करके चले जाएं। मुट्ठी में जकड़े उसके बालों को सख्ती से झटका देते वो बोला कि उनकी आंखें निकल गई। आलम। उन हावों में सिर्फ उसकी ही सदा थी, उसकी ही पुकार थी। पता नहीं क्यों जिंदा रह गई, क्यों वापस इस जहन्नुम में आ गई, क्यों अपने शहजादे से बिछड़ गई। कुछ भी तो वो मासूम नहीं जानती थी। उसका दिमाग कहाँ काम कर रहा था। वो सिर्फ हाँ हूँ में सर हिला रही थी। हमेशा जो खौफ उसकी रगों में पलता आया था कि जब उसे वो मिल जाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी, शायद मर जाएगी। पर नहीं, वो मरी नहीं, बल्कि अपना ही ज़हनी तवाज़ुन खोकर बैठ रही थी। वो नहीं समझ रही थी कि निकाह पर निकाह होने से क्या होगा। वो नहीं जानती थी कि उसका आलम कब आएगा। बस इतना जानती थी कि एक आलम था जो उसे मोम की गुड़िया की तरह रखता था। उसकी यादें, उसका लफ्ज़, उसकी आंखें थीं जिसकी आस पर वो उसे पुकार रही थी। बाकी कुछ भी तो नहीं जान पा रही थी। वो जानती थी उसकी बहन मारी जा रही है, उसका बुरा हाल है, पर वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। बस उसकी चीखों पर जरा सी हिम्मत करके गिड़गिड़ा जाती, जैसे वो उसके लिए। फिर उस उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, वो मेरी बहन है, उसे जाने दो। वो रोती हुई बोली। सामान हंस पड़ा। ज़रूर छोड़ देंगे, कुछ ही देर में इसे छोड़ देंगे हम। वो फर्श पर निढाल पड़ी उस छोटी सी लड़की की मध्यम सांसें लेते वजूद को देखता बोला। उठो खाओ। उससे आफाम ने गर्दन से पकड़कर नूर को उठाकर बिठाया। नूर जख्मों की ताप न लाती तकलीफ से रूदी में थी। बिलबिला तो तब उठी जब गर्म पानी का कटोरा लबों से लगा और उसकी चीखों की परवाह किए बगैर वो गर्म मादा उसके हलक से उतारा गया। मामा, पापा, दाद। वो अपना गला पकड़े दर्द से उहुड़ करती, फड़फड़ाती, घुटी घुटी चीखें मारती उन्हें पुकार रही थी। पर एहसास कहाँ था उस मासूम की हालत का, बल्कि उसे ज़मीन पर गला पकड़े फड़फड़ाते देखकर केके लगा उठा। और हूर उसकी गूगल की आवाज़ पर हैरान से उसकी तरफ देखने लगी। इससे जाने दो, ये मेरी बहन है, इससे मुझसे कहा है, माफ़ कर दो इसे। डरकर वो सामान के हाथ पकड़े सिसकी। वो निहाल नजरों से उसे देखता उसके बाल छोड़कर हाथ चूम गया। छोड़ दो। उससे कराहत लहजे में कहते से आफाम को जाने का इशारा दिया और एक लहू नजर चेहरे वाली बेहोश पड़ी नूर उलैन पर डालकर पास बैठी हुर को देखा। ब्लाइंड ब्यूटी, तैयार होना फिर निकाह के लिए। वो उसके चेहरे पर अपने थप्पड़ों के निशान पर
उंगलियां फेरता बोला, वो आलम आ जाए फिर। आंखें घुमाती वो बोली। जमान गुस्से से देखता अचानक ही चपड़ा पकड़ गया। आलम कौन? उससे घुरा कर पूछा कि हुरलैन खौफसदा होती रोने लगी। वो मेरा शहजादा, सिमी का शहजादा, जो मेरे लिए आएगा, उससे रोते हुए बताया। जमान हंस पड़ा। वो नहीं आएगा ब्यूटी, वो तुम्हारा बुरा ख्वाब था। शहजादे नहीं होते, सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारा कहर जमान। वो पुरसरार सी आवाज़ उसके कान में बोला। वो वो ख्वाब था, मेरा शहजादा नहीं। उससे मासूम बच्चे की तरह रोते पूछा, जिससे जैसे कोई मनपसंद चीज़ छीन ली गई हो। हाँ, शहजादा नहीं, शहजादे नहीं होते, कोई नहीं होता, सिर्फ हैवान होते हैं, जो तुम्हारा है कहर जमान। वो उसके कानों में शीशा उंडेल रहा था, जबकि वो अपने गम में रोई जा रही थी कि उसका शहजादा नहीं, और जो वो सोच रही थी उसका शहजादा आएगा, वो सिर्फ एक ख्वाब था। सिम्मी झूठ बोल रही थी उससे। आलम नहीं है, सिर्फ कहर जमान है। भाई। हॉस्पिटल में एक ही पोजीशन में बैठे हुए बुरहान को देखता आलिफ उसकी तरफ लपका। यहाँ क्यों आए हो? कौन भाई? बुरहान उसे देखकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला। दाद को शौक लगा उसके सर्द सपाट लहजे पर। भाई मैं दाद? नम आंखों से कहता वो पास आकर खड़ा हो गया। बुरहान सुनकर हंसा और हंसते हुए अरमान को देखा। सुन रहे हो अरमान, ये मेरा भाई है, ये मेरा दाद, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला। ये वही दाद है जो अपने भाई को ख्वार करता उसका तमाशा बनाता रहा। तल्ख लहजे में कहते उससे उसे नफरत से देखा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हो गए तुम दाद, पर मेरा दाद और सब रात चले गए। मैं तन्हा हूँ और तन्हा रहना चाहता हूँ। बहुत देख लिए अपने रिश्ते, जान लिया कि वो अजियत जख्म देने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मेहरबानी होगी यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकूं। उसके अल्फाज सही थे, खंजर के वार थे जो अलिफ के सीने पर चले थे। वो शशर अपने भाई को देख रहा था, जो बिल्कुल अनजान बन गया था। जरा सी रमक नहीं थी आंखों की पहचान की। भाई। उस जवान के आंसू आंखों से बहते शेव में जज्ब हो गए थे, पर बुरहान ने पलट के नहीं देखा। वो तो लम्हा भलावा सांसें लेती छोड़ती अपनी बेटी को देख रहा था। अलिफ सारा टूट गया और दीवार का सहारा लेकर बेंच पर बैठा। आलम के घर से निकलते वो अपने घर की तरफ भागा था कि शायद वो सब झूठ हो, पर वहाँ पुलिस रेंजर की सख्त सिक्योरिटी, घर पर अंदर मौजूद सन्नाटा, खुश खून के फर्श पर धब्बे, फिजा में फैली खून की बू उसे खुद को ही नोचने पर मजबूर कर गए। हर कोने से उसे अपनी माँ की पुकारें सुनाई देने लगी। हर रुख पर बाप की झिड़कें सुनाई देने लगी। कोई खिलखिलाहटें थीं जिनसे उसे वहशत सी होने लगी थी। कोई रोक करता अपना था तो कोई पराया। सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और वो जाकर मुंह के बल अपनी माँ बाप के पेट पर गिरता फूट फूट कर रोने लगा था। सर पटकने लगा। बाल मुट्ठियों में जकड़ कर नोचने पर कुछ न हुआ। कहीं से कोई वापस नहीं लौटा कि उसे तन्हाई से खौफ आने लगा और उसे अपने भाई, अपनी भतीजी का ख्याल आया। वो वहाँ खड़ी पुलिस से उसका पूछना यहाँ आया था कि अपने भाई के सीने से लगकर रोएगा। उससे पूछेगा कि अम्मी अब्बू को दफनाने पर मेरा इंतज़ार किया होता, पर उससे इतना भी हक नहीं दिया। एक आखिरी दीदार नसीब नहीं होने दिया। क्यों, किस लिए? इसलिए कि दाद वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसका दिल फट जाएगा। इसलिए उसके पहुँचने से पहले उन्हें दफना दिया गया, या उसे ये हक नहीं देना चाहता था। भाई। उससे फिर से कोशिश की और आगे बढ़कर उससे गले से लगना चाहा कि बुरहान ने डांटते हुए उसे पीछे धकेला। खबरदार मेरे करीब आए, कहा ना नहीं है मेरा भाई। सुर्ख लहू जैसी आंखें उस पर निकालते उंगली से फोन किया और डॉक्टर की तरफ बढ़ गया, जबकि दांत बुत बना खड़ा रह गया। डॉक्टर ने उसके हवाले दवाइयों का एक नुस्खा किया, जिसे थामते बुरहान अरमान की जानिब आया। यहीं खड़े रहना, अगर जरा सी टांगे इस दरवाजे से आगे पीछे हिलाई या किसी अरे गहरे को मेरी बेटी के पास जाने दिया तो तुम्हारे अच्छा नहीं होगा। वो सर लहजे में कहता नुस्खा थामे वहाँ से निकलता चला गया कि दांत लब भींचे उसकी पूछ को उछल होते हुए देखता रहा। महज ये गलती थी, हस्तियाँ मिटा गई। वो सर थामे वहीं बेंच पर बैठ गया। आलम कहाँ है? दफातन वो चौंका और एक नज़र हॉस्पिटल के रूम पर डालता वहाँ से भागता हुआ निकला। पार्किंग एरिया में खड़ा बुरहान उसे जाता देखता रहा और नम आंखें मीच कर खुद को संभाला। वो अगर अपने माँ बाप को न दफनाता तो ज़रूर दाद अपने बाप का चेहरा देखता पागल हो जाता। तभी उसने ये कदम उठा लिया था कि जहाँ भी जाए बस जिंदा रहे और खुश रहे। गाड़ी में बैठता वो अब अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था
कि ना जाने वो अब उसके लिए आएगी भी कि नहीं। कल रात जब वो अलवी विला में दाखिल हुआ था तो सबसे पहले उसकी सिसकियां कानों ने सुनी थी। पता नहीं कितना उसे पुकारा था, कितना उसे खौफ में याद किया था कि जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फिजा उसकी सिसकियां उसके कानों तक पहुंचाने लगी थी। दवाइयाँ लेते उसे अचानक एक ख्याल आया। तभी थक कर उससे वो रैपर सेलर के सामने रखी। सॉरी सर, ये बबल यहाँ नहीं, सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है और वो कुछ आगे है। सेलर की बात पर वो चौंका और रैपर को देखा। क्या वो खास बबल खाती थी या उसके लिए कोई इशारा था? ठीक। सर हिलाते हुए वो वापस जेब में रखते वहां से रवाना हुआ, पर उलझा हुआ था पूरा। दवाइयाँ हॉस्पिटल पहुंचाकर सख्त सिक्योरिटी में अपनी बेटी को छोड़े वो रैपर को देखते वो सेल्समैन की बताई जगह पर पहुंचा जहाँ एक बड़ी शॉप थी। मुझे ये बबल दो। रैपर काउंटर पर रखते वो कलाई में बंधी वॉच को देखता बोला। सेलर बॉय ने कुछ चौंक कर बुरहान को देखा। ये रात को 12 बजे मिलती है। वो कुछ सरगोशी में बोला। बुरहान ने हैरान उलझते उसे देखा। अभी तो 10 बजे हैं, तुम दे सकते हो। वो चिता कर बोला। सेलर बॉय ने नफी में सर हिलाया। सॉरी सर, मुझे रात को 12 बजे बोला गया है, आप उसी वक्त आ सकते हैं। उससे हरी झंडी दिखाई। बुरहान पेचोताप खाता रह गया। ये भी बता दो, 12 से 1 मिनट पहले या उससे गुस्से से तंज किया और लड़का उसे देखता मुस्कुराया। वो आपके दिल पर है, कब आना चाहेंगे सर? उसके कहने पर बुरहान उससे घूरता हुआ वहां से निकला। अभी 10 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल जाना चाहता था। हर चैनल हर टीवी पर न्यूज़ चल रही थी उनकी बर्बादी की। घर सारा वीरान था और वो वहां जाना नहीं चाहता था, अपने बंगले पर भी नहीं, क्योंकि अब उसका दिल उकता गया था। कमिश्नर से तो अब उसका हिसाब शुरू हो रहा था, पर उसका रिकॉर्ड उसका बैकग्राउंड इतना साफ था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पर उसने अब सोच लिया था वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। एक बार उसकी बेटी को होश आ जाए फिर मिलेगा उनसे। गाड़ी से निकलते हुए वो लंबे टांग भरता अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचा। कौन? सामने खड़ा आदमी उसे देखता गुस्से से बोला। गेट खोलो। उसे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसके सर लहजे सुर्ख आंखों से वो कुछ गड़बड़ा गया। नहीं खुलेगा, सर का हुक्म है, कोई अनजान अंदर नहीं आएगा। वो गुस्से से बोला। जिस पर तो मसूर से मुस्कुरा था उसकी आंखों में दिखने लगा। ज्यादा अजीज क्या है, जिंदगी या हुक्म? पुरसरार सी आवाज़ सी। गार्ड गुस्से से घूरने लगा। ये अलग बात थी कि उसे देखते इस वक्त उसका हल खुश्क हो गया था। मरी की सर्द सुनसान रात में जहाँ चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, उसमें उस अनजान का इस तरह सामने आना, एक तो उसकी जसामत, दूसरा साइड फेस पर कट, पूरी चमकती आंखों में पहली सुर्खी, उनमें पहली अजीब पुरस्कार सी चमक। उसके रोंगटे खड़े हो गए उसके सवाल पर। जिंदगी। कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया उसने। सर हिलाया। तो हटो रास्ते से। उसने गेट के सामने से हटने का कहा। नहीं, आपको समझ नहीं। उसका जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि एकदम मुट्ठी में उसके बाल जकड़कर दूसरे हाथ में मौजूद खंजर से उसकी गर्दन पर घुमाया। मुझे मुनाफिक लोगों से सख्त नफरत है। उसकी गर्दन से फवारी की माने निकलता खून उससे कपड़े फड़फड़ा रहा था और उसकी उबली आंखों में देखते कीस निकाल कर एक जानिब फेंक दिया जहां वो ज़िबा होते जानवर की तरह फड़फड़ा रहा था। गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और आसपास नजरें डालते हुए अपने कदम उठाता धमक की आवाज़ से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में मौजूद खंजर की नोक से टप टप कर खून की बूंदें गिर रही थीं। फिजा में सफ़ेद बर्फ के छोटे छोटे कतरे उड़ रहे थे। ठंडक से जिस्म का सारा खून रगों में जम रहा था, पर उसके अंदर भड़कती आग उसे ठंड का एहसास कहाँ दिला पा रही थी। वो हैवान बना हुआ था, वही जिसे वजूद में लाया गया था, किसी के हाथ में ना आने वाला, किसी की ना सुनने वाला हैवान। बीस का रूप लिए वो हर जज्बे से आरी हो गया था। सिर्फ एक जज्बा था उसके अंदर जिसके लिए वो मर मिट सकता था। उसकी शहजादी का जज्बा, वही जज्बा उसके अंदर पल रहा था। बाकी उसका दिमाग कुछ भी सोचने के लायक नहीं बचा था। वो पीछे कितने खून कराया है, कितनी लाशें बिछाई हैं, वो नहीं जानता था। उससे सिर्फ कमिश्नर तक पहुंचना था और उसके लिए उसे खून की नदियां भी बहानी पड़ी तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो धुंधुमा अंधेरा फैला हुआ। वो चलता हुआ सीढ़ियों की जाने बढ़ा। एक रूम के सामने रुकते उसे दरवाज़ा नॉक किया। कौन? अंदर से कमिश्नर की कराहत आवाज़ आई। उससे जवाब नहीं दिया, बल्कि फिर से डोर नॉक किया। मजबूत अंगूठे की आवाज़ फिजा में टक टक से होने लगी। मरे जा रहे हो? वो गार्ड को गाली देता हुआ उठा और दरवाज़ा खोलने लगा। साई के लब पुरस्कार से मुस्कुराए।
कमिश्नर गाउन की डोरियां बांधता दरवाज़ा खोले, नज़रें उसकी झुकी हुई थीं, डोरियों पर मरकूज। तुम्हें कहा था ना डिस्टर्ब मत करना, और किसी को बताना भी मत कि मैं यहाँ हूँ। फिर क्यों शक्ल लेकर यहाँ आए हो? कमिश्नर ने कराहत लहजे में कहते पास दीवार पर हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। वो अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। आप साहिर? कमिश्नर ने जब दरवाज़ा बंद होते देखा और फिर गार्ड की जगह साहिर को देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वो खौफसदा सा पीछे हुआ। कहर जमान कहाँ है? साहिर उसकी हालत को नज़रअंदाज करता बोला। कौन कहर जमान? साहिर, आप एक कमिश्नर के घर में घुस आए हैं। अंदाजा है आपको मैं आपकी क्या सजा दे सकता हूँ? उसे अपने हाथ पांव कपकपाते हुए महसूस हुए जब वहशतज़दा नजरें उस सुर्ख खंजर पर पड़ी। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरा वक्त बर्बाद मत करो कमिश्नर। उसे सख्त लहजे में कहते खंजर सामने किया और खून से रंगे खंजर पर उंगली फेरी। उसके कपड़ों पर लगी खून खंजर के साथ हाथ को भीगा सुर्ख देखकर वो समझ गया कि एक कत्ल नहीं कर गया है, वो बिल्कुल हैवान बन गया है। उसने सोचा था सुबह होते ही वह यहाँ से चला जाएगा, साहिर को उसका मालूम नहीं पड़ेगा। पर उसके तासुरात देखकर वह समझ चुका था कि साहिर आलिम सब जानता था कि वो कहर जमान से मिला है। साहिर, मेरा यकीन करो, मैं किसी कहर। उसके बाकी का जुमला मुकम्मल करने से पहले साहिर ने हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर सीधा कर दिया कि वो चीखता बिलबिला कर बर वक्त बाई आंख मीच गया, वरना वो भी साथ चली जाती। सच बताओ कमिश्नर, वरना वांक चाहिए। उससे वार्न किया। मारना है तो मार दो, पर मैं नहीं जानता कौन कहर जमान। रोते हुए मुंह पर हाथ रखे वो दर्द से धड़ा, जबकि खून निकलता उसी गर्दन गाउन के अंदर जा रहा था। तुम जितनी सेफ्टी समझकर मुझसे छुपते यहाँ आए हो, पर यह तुम्हारी भूल थी कि साहिर तुम तक नहीं पहुंच सकता। बात इस पर मुल्क मासूमों की नहीं, बात इस वक्त शहजादी की है, उसकी बहन की है। वो बेल्ट में खंजर लगाकर कहता, चेयर बस में खींच लाया और अब कुछ ढूंढने लगा था। कमिश्नर उस खून में लथपथ साहिर को देखता खौफसदा था, जो उसकी समझ से अपनी किए जा रहा था। उसे नजरों में रखते हुए आहिस्ता से टेबल की दराज से गन निकालने लगा, बहुत आहिस्ता से बगैर आवाज़ के। पर वो क्या जानता था कि सामने वाला वजूद इंसान नहीं रहा। अभी उसका हाथ दराज पर क्या ही था कि झटके से पीछे सर के बालों को मुट्ठी में जकड़े जोरदार टक्कर दीवार पर मारी। एक दिलखराश चीख कमिश्नर के मुंह से निकली, जबकि उसका सर पूरा घूम गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई होशियारी नहीं। सरसराती आवाज़ में कहते उसे बालों से पकड़कर चेयर पर फेंका और उसके गिरने से पहले चेयर को पकड़ लिया। कमिश्नर खामोश सर थामे बैठा था।